आज की क्लास में बच्चों हम क्लास 9 का थर्ड पीरियोडिक टेस्ट प्रीवियस ईयर का हम शुरू करने वाले हैं। यहां आप लोग देखेंगे, ओके, इसको थोड़ा सा बैक करना होगा। यस, तो मैं बात कर रहा था कि आज हम थर्ड पीरियोडिक टेस्ट को 2023-24 में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पढ़ने वाले हैं, जो कि 20 नंबर का बनता है। और बच्चों के कल जिस तरह से हमने क्लास 10 को लिया था उसी तरह से आज क्लास 9 को देख रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कवर होने वाले हैं। उसके अलावा जो अलग से आप लोगों के डाउट्स रहेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन के अंदर देखो, सुनो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नोट, 1 घंटे का टाइम है और इसके अंदर 20 नंबर का पेपर है, टेस्ट पेपर है, थर्ड पीरियोडिक है ये। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मार्क्स 1 ईच क्वेश्चन, कुछ ऐसा लिखा है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट यहां पे ओके ज्यादा ब्लर हो रहा है ना, आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ, अगर डायगोनल, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम का इक्वल है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रापेजियम होगा, या बच्चों रोम्बस होगा, या नन ऑफ दीज, बताएं आप लोग। यानी अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, रेक्टेंगल माना जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, और जब डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो वो कंसीडर किया जाता है रेक्टेंगल। तो यहां समझ में आता है ट्रापेजियम तो पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दीज को भी हटा देंगे, रोम्बस तब होगा जब इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेंगे तो ज्यादा आसानी से आएगा समझ में। तो इस तरह से आपका फर्स्ट होगा रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड। मिड पॉइंट, किसी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नहीं, क्लास साइज बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। इसमें और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्लास साइज रहेगा या क्लास मार्क रहेगा। तो ये चीज जरा समझने वाली है। क्लास साइज होता है असल में हाइट, और क्लास मार्क होता है आपका जो मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। बात समझ में आ गई, इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन में कह रहे थे द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड। मिड पॉइंट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी नहीं होता, क्लास साइज नहीं होता, क्लास साइज को हम हाइट कहते हैं, मैंने बताया क्लास मार्क होता है, मेन भी नहीं होता है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो हमें याद रखनी। क्लास मार्क का दूसरा नाम क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। ये चीजें इस तरह से आप याद। अच्छा, मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, ये भी एक सवाल है। तो जब भी हम किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे तो बच्चों लोअर लिमिट के साथ में अपर लिमिट को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट के साथ में अपर लिमिट को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपका मिड पॉइंट इस तरह से निकलता है, और इसी मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। अगर बात आती है बच्चे, एक चीज और इसके अंदर आ गई साथ साथ, क्योंकि रिलेटेड चीज है तो मैं बताना जरूर समझूंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन के अंदर जो मैं बताने वाला था क्लास साइज, वो अगले क्वेश्चन में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो खदीजा और शायका यहां पर देखें, क्लास साइज 20 एंड 30। तो याद रखो कि जब कभी भी क्लास साइज की बात की जाती है तो उस केस में हमें क्लास साइज निकालने के लिए, क्लास साइज जो कहलाता है बच्चों वो आपका हाइट ही होता है, और हाइट निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा अपर लिमिट है उसमें से हम लोअर लिमिट को लेस कर देते हैं। तो हमारा अपर लिमिट जो है वो कितना है बच्चे, 30। तो 30 माइनस 20 आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों 10। कितना मिल जाएगा, 10। तो इस तरह से आपका आंसर बी वाला होगा। बात समझ में आई। अब सिमिलरली यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कह रहे हैं राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो ये एक स्टेटमेंट वाइज है जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है। एक इंपॉर्टेंट बात इस पेपर में जब आया है तो मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगा। यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट हैं, पांचों को याद कर लो, एक ना एक जरूर आएगा। यूक्लिड्स के 7-8 एक्सियम्स हैं, उसमें से 2 एक्सियम्स 1 नंबर में या 4 एक्सियम्स 2 नंबर में पीछे के साल में ऐसे करके सवाल। अगर 2 नंबर का सवाल बनाए कि राइट एनी 4 यूक्लिड्स एक्सियम्स, 2 नंबर का, राइट एनी 2 यूक्लिड्स एक्सियम तो 1 नंबर का बने। बात क्लियर। तो इस तरह से बच्चों एक्सियम्स और पोस्टुलेट ये याद करने वाला काम है आपका, और आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज। तो बच्चों यहां ब्लैंक स्पेस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक कॉन्सेप्ट आपको लिखाया था, याद होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका बताया था मैंने 2 पाई आर स्क्वायर, मैंने 2 के सीक्वेंस में, फिर मैंने लिखवाया था 3 पाई आर स्क्वायर, फिर मैंने लिखवाया था 4 पाई आर स्क्वायर, ये एक सीक्वेंस बना के आपको याद करवाया था, है ना। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। तो ये था बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन ये था आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक बात है बच्चों। ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सिर्फ सरफेस एरिया जो कि 4 में आता है, तो 2 से शुरू हो रहा है और 4 तक जा रहा है, बस पाई आर स्क्वायर लग रहा है, दैट्स ऑल। लेकिन वहां पर एक कर्व है, एक टोटल है, और स्फीयर का कर्व नहीं होता है, उसका सिर्फ सरफेस ही होता है, यानी वो टोटल ही माना जाता है। तो इस लिहाज से इसका आंसर होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, कितना बेसिक क्वेश्चन है बताओ, 9th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पूछ रहे, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि 4th 5th स्टैंडर्ड का है। अब मेरी बच्ची है, वो 5th स्टैंडर्ड में है, और अभी मैथमेटिक्स का ओलंपियाड उसने दिया है, तो ये पेपर के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसके मैंने उसमें देखे, इस बल्कि इससे ऊपर लेवल के देखे मैंने। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एमयू वालों से कि थोड़ा सा लेवल को तो बढ़ाएं, है ना, जरूरी है, बहुत ज्यादा डाउन कर रखा है, बच्चों के अंदर जंग लग रही है तमाम। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ 140 एंड 150, तो यहां पर जो है 140 लोअर लिमिट आपका होगा। लोअर लिमिट क्या है बच्चे, बोलो, 140, और अपर लिमिट इसमें से कौन सा होगा भाई, यस, अपर लिमिट कौन सा है, 150, और लोअर लिमिट 140 है। क्लियर है, यहां तक सबके क्वेश्चन क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक फिगर दिया है, तो आप लोग देख पा रहे हैं, यहां क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा फिगर है। अरे भाई, अच्छा जी, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहे, इन फिगर 1 इफ AC इज इक्वल टू BD, तो बच्चे ये वाली साइड यहां से यहां तक और B से D तक ये इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, यानी इस हिस्से को और इस हिस्से को बराबर कर देने। ये भी यूक्लिड्स वाले चैप्टर का ही, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन छोटा सा 2 नंबर का है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है मेरे ख्याल से। इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चे, गिवन आपको क्या है, सबसे पहले देख लें, गिवन है आपको AC इज इक्वल टू BD, एक बात तो ये है, 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये चीज भी मेंशन करनी होगी। टू प्रूफ, आपको प्रूफ में करना है AB इज इक्वल टू CD, इतना। फिर आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चे, आपको प्रूफ करना है कि यहां पर AB को CD के बराबर लाएं। लेकिन इसके सोल्यूशन में एक बात देखेंगे, अगर मैं AC की बात करूं तो उसमें भी BC आ रहा है, और मैं अगर BD की बात करूं उसमें भी BC आ रहा है। तो अगर मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, जो मेरा गिवन है वो क्या है बच्चे, सिंस AC इज इक्वल टू BD, एक बात तो ये है, ये आपको गिवन था ना, ये आपको दे रखा था, ठीक बात है। अब यहां अगर ये दे रखा है, आपको इसको प्रूफ करने है। अगर मैंने AC में BC घटाया तो मुझे क्या मिला बच्चे, बोलो यार, अगर मैंने इस पूरी AC लाइन में से BC को घटाया मुझे क्या मिला, AB मिला। और ऐसे ही BD में से मैंने BC को घटाया, क्या मिला, BD में से BC को घटाने पे BD मिलेगा, CD मिलेगा बेटा, सही से देखो फिगर को, BD में से BC को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, CD। तो सब्ट्रैक्टिंग, बस एक लाइन में इसका सोल्यूशन बन रहा है, सब्ट्रैक्टिंग यहां क्या है, BC ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में आपको BC को घटाना है। AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC, क्लियर। अब यहां AC में से, इस पूरी लाइन में से BC घटाने पर क्या आया बच्चे, बोलो, यस, क्या आया, AB इज इक्वल टू, और पूरी BD में से BC घटाने पर क्या आया, CD, दैट इज योर प्रूव्ड। यही तो पूछा है बेटा आपसे, समझ आए, क्लियर सबका। मध्या, एक जो बच्ची आई थी उसका नाम क्या था, युसरा, अच्छा वो एक दिन के बाद फिर, हाँ वो मुझे मालूम है, लेकिन वो शायद असल में टाइमिंग का इशू आ रहा है थोड़ा सा, उस बच्ची को दूर से आती है, वो रसलगंज से आती है, खैर करेगी 1-2 दिन में ज्वाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ ट्रापेजियम
in which AB parallel CD and AD is equal to BC, show that angle A is equal to B. इसका गिवन क्या है बच्चे? इसका गिवन ये है कि ABCD ट्रापेजियम में जिसके अंदर आपकी AB लाइन पैरेलल है CD के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि AD जो है वो इक्वल है बेटा किसके? BC के। अब AD कहाँ है? ये वाली साइड इक्वल है किसके? इस साइड के, यानी नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है। हमें प्रूव में क्या करना है बेटा? प्रूव में करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव में लाना है। तो एंगल A यहां है और एंगल B यहां है। ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा? 8 क्वाड्रिलेटरल का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। पहले की बुक के हिसाब से ये 12 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था सेकंड एक्सरसाइज का, लेकिन ये 8.2 का 1 का या 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है आज की डेट में। पहले ये 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब शायद 11 नंबर का 10 नंबर का अगर आप देखेंगे तो इसके लिए क्या हमें ऐसा करना चाहिए बेटा? एक बात तो यहां समझ में आती है कि हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शंस यहां पर जो नजर आ रहा है, जो हमने सीई ड्रॉ किया है, तो इसके लिए हमने यहां कंस्ट्रक्ट किया और जो फिगर से हमें क्लियर हो रहा है कि ड्रॉ सी पैरेलल टू बच्चे, सी किसके पैरेलल हो रहा है? एडी के। किसके पैरेलल हो रहा है? एडी के। एक बात ये समझ में आती है। अब मेरे भाई यहां पर प्रूफ में जरा आ जाओ, प्रूफ में आ जाओ। मैंने सी लाइन को एडी लाइन के पैरेलल प्रूफ किया है, यानी मैं कहना ये चाहूंगा, अलग कलर से शो करेंगे, यानी एडी लाइन सीई के पैरेलल है। मैंने ये छोटा सा एक कंस्ट्रक्ट किया। जब मैं सीई को पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन से मिलकर के यहां पर एक ये छोटा सा ट्रायंगल क्रिएट होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बच्चों? बोलो। ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक बात है। अब यहां इससे फायदा क्या होने वाला है समझना। यहां आपके पास में ये लाइन जब इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, क्योंकि मैंने यहां पर ये बात कही गिवन में एडी लाइन किसके इक्वल है? बीसी के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बेटा ये कह सकता हूं कि अगर एडी बीसी के इक्वल है तो यहां बीसी जो होगा वो ईसी के इक्वल भी होगा। आपस में होगा कि नहीं होगा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबका? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एडी लाइन अगर बीसी के इक्वल है और ईसी जो है वो पैरेलल है एडी के, तो इसका सेंस फिर ये जाता है, क्योंकि यहां पर ये पैरेललोग्राम का शेप बन रहा है, जाहिर है कि जब ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होगा, क्योंकि जब ये लाइन इसके इक्वल है तो ये वाली इसके जो इक्वल ये वाली लाइन आ रही है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं यहां कहूंगा कि BC इज इक्वल टू EC, ऐसा हो जाएगा। जब अगर BC EC के इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आपको चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल के अंदर आपको पढ़ाया गया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कि किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं बेटा, तो वहां उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यही बात मैं समझा रही। तो इसका मतलब वो कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 7.2 है। यहां पर ये वाली साइड, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं बच्चे, यहां इसका सोल्यूशन आगे कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? इन ट्राइंगल, इसका नाम है BEC। कौन सा ट्राइंगल है बेटा? BEC। लेकिन BEC के अंदर ये साइड इस साइड के जब इक्वल हो रहा है तो जाहिर है कि इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा बेटा। तो इसका नाम मैं अगर एंगल 1 और इसका नाम अगर मैं एंगल 2 दे दूं, तो फिगर से आपको क्लियर होगा कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? यहां बाय थ्योरम 7.2। ये बात क्लियर? तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एक बात समझ में आई बात। लेकिन एक चीज और जरा यहां समझ सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इसका नाम एंगल 3 रखो और इसका नाम एंगल 4 रखो। मुझे A को B के करना है, यानी 3 को 4 के प्रूफ करना है। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं इस वाली लाइन की यहां बात करूंगा बेटा, आप जरा गौर से देखना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर रे स्टैंड हो रही है, तो इधर साइड बनने वाले दोनों एंगल यानी 1 भी और 3 भी, दोनों का जब मैं सम करूंगा तो वो लीनियर पेयर से 180 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं यहां कर रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ऐसा मैंने क्यों कहा? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर से आए। इतना सबका क्लियर? इसी तरह से बच्चे, अगर मैं इस लाइन को देखूंगा तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। भाई मैं लिख चुका हूं ना, सीई पैरेलल किसके है बच्चे? एडी के। और इसके अंदर एई एक ट्रांसवर्सल है, एई एक
ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जरा मैं आपको फिगर दिखाता हूं, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन यहां रही और ये वाली लाइन यहां रही, और आपका AE एक पैरेलल है, तो जब पैरेलल उस पे सॉरी ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल इन दोनों को काट रही है, क्योंकि जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन कटेगी ना, कट रही है कि नहीं कट रही है, तो जाहिर है कि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं। जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं तो ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइन को काटती है, दो पैरेलल को, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है बच्चे। ये एक कहलाता है को इंटीरियर एंगल या थ्योरम 6.4, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक थ्योरम है 6.4 या 6.5, तो वहां से भी पता चलता है। तो इसके अंदर ये वाला एंगल यहां बन रहा है जो नजर आ रहा है आपको बच्चे, नजर आ रहा है ना, ये एंगल 4 की शक्ल है, और आप इधर देखेंगे लास्ट लाइन के पॉइंट पे, तो ये आपका बनेगा एंगल 2। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 ऑल्सो। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड को इंटीरियर एंगल। ये क्या रीजन है बच्चे, ये कहलाता है को इंटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा, को इंटीरियर एंगल। इतनी बात समझ में आई। तो मेरे भाई यहां पर अगर 1 + 3 करने पे 180, ध्यान से सुनना अब आंसर आने वाला है, और 2 + 4 करने पे 180 आ रहा है। लेकिन LHS में ये चीजें हैं, RHS में जब हम किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें जो भी चीजें इक्वल होती हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं। 180 से कटेगा। अब 1 3 और 2 4 का क्या करना है, तो भाई यहां पर बताया गया कि आपके पास में एक कंडीशन क्या दी गई थी कि 1 2 के बराबर है। क्या बताया गया था बेटा, 1 2 के बराबर है। क्यों, किस तरह बताया हमने 1 2 के बराबर, इस वाली थ्योरम से। तो यहां अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, आगे मैं यहां करूंगा, ये सॉल्यूशन सबको नजर आ रहे, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन में 1 + 3 + 180, सेकंड इक्वेशन 2 + 4 + 180, तो 180 से 180 कट गया, 180 से 180 कट गया, फोकस करो, 180 से 180 कट गया। अब इसमें मैंने ये बता दिया था कि 1 एंगल जो है बच्चों वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, इसका थ्योरम मैंने बताया, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर हो गई थी, मैंने शुरुआत में सॉल्यूशन में बताया है ये बात, ठीक है। तो जब 1 2 के बराबर, तो 1 से 2 कट जाएगा, क्या बचता है बच्चे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और 3 इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि 3 एंगल जो है वो B है और 4 एंगल जो है वो A है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी ये आपका B है, ये 4 A है। तो इस हिसाब से ये बात आपकी प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा है बच्चे, 2 नंबर में पूछा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी बुक का NCERT का सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसके 2 पार्ट हैं वहां पर, इसमें इन्होंने 1 पार्ट पूछे। अगर 2 पार्ट बुक के सेम एज इट इज आ गए तो वो 4 नंबर का बन जाएगा या 3 नंबर का बन जाएगा। बात क्लियर, सबका इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ज़हीब, जो आपका छूटा है, आप लेट हो गए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आराम से बैठ करके उसको फ्री टाइम में देखना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करना है, जितने डाउट हैं वो भी अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है। इस वाले पेपर में हमने चैप्टर कौन कौन से कवर कर रहे हैं, एक तो हमारा ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, एक हमारा स्टैटिस्टिक्स है, और कौन कौन से चैप्टर हैं, और इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री और सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये 4 चैप्टर, जैसे कल वहां 4 चैप्टर थे 10th में, ऐसे 4 चैप्टर यहाँ 9th में। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं, अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000, एक फैमिली का मंथली इनकम जो है वो 20,000 रुपए है। तो हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। कुछ नहीं, बस इसका एक आपको बार ग्राफ बनाना है इस दिए गए डेटा का, और इसकी मंथली इनकम टोटल 20,000 रुपए है। इसके अंदर कह रहे हैं ग्रोसरीज में उसके 4,000 रुपए, 1000 में, रुपीज जो है 1000 में, यानी 4000 रुपीज, या इसको 4K भी कह सकते हैं। तो 4000 रुपए बच्चे ग्रोसरी में चला जाता है, उनका रेंट का जो है 5K हो जाता है, 5000। ऐसे ही एजुकेशन और चिल्ड्रन, बच्चों की एजुकेशन पे 5000 चला जाता है। अब क्या बचता है, मेडिसिन वगैरह पे 2000 चला जाता है, फिर फ्यूल वगैरह पे, पेट्रोल वगैरह इधर उधर जाते हैं वो लोग, तो 2000 वहां खर्च हो जाता है। एंटरटेन पे 1000 खर्च हो जाता है, और ऐसे ही बच्चे मिसलेनियस अदर जो एक्सपेंसेस हैं उस पर भी इनका 1000 खर्च हो जाता है। तो इसमें इन्होंने बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहा है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाली जो चीज है हमारी एक एक्सेस पे आएगी और ये चीज दूसरे एक्सेस पे आएगी।
बहुत बेसिक सा है। आपका ग्राफ जो है वो बार ग्राफ भी है, मल्टीपल बार ग्राफ भी है, पाई चार्ट भी है, और आपके हिस्टोग्राम भी हैं, पॉलीगन भी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी है, तो बहुत सारे डायग्राम हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ बेसिक बार ग्राफ है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, अब मुझे आपके लोग सजेस्ट करेंगे, आप लोग कि ये बताइए कि इसका ये वाला जो डेटा है एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं, तो ये कौन सी एक्सेस पे शो किया जाएगा और ये कौन सी एक्सेस पे शो किया जाएगा, बताएं अयान। ओके, जैसे कि आप बता रहे हैं, अगर बार ग्राफ की मैं यहां बात कर रहा हूं, एक रफ फिगर है बच्चे, ये आपका वाई एक्सेस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सेस और ये आपका जा रहा है एक्स एक्सेस, सही है। इस तरह अगर जरूरत पड़ेगी बढ़ाएंगे, ये आपका ऑरिजिन है। तो बेटा यहां पर जो है 1000 में दे रखा है ना, तो 1000 से लेकर के 5000 तक ग्राफ जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि हम अपने स्केल को इस तरह से बनाएं कि एक यूनिट पर तो आपका 1000, यानी यहां पर हम 1000 यानी रुपीस में है डेटा। अब हम स्केल यहां पर अलग से लिखेंगे, दूसरे सेंटीमीटर पर 2000, तीसरे सेंटीमीटर पर 3000 और चौथे सेंटीमीटर पर 4000 और पांचवें सेंटीमीटर पर 5000। लेकिन इसमें आपको ये चीज इस साइड में मेंशन करनी होगी, यहां थोड़ा जगह कम है, मैं बता देता हूं क्या मेंशन करना है। यहां आप करेंगे एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, तो यहां आप शॉर्ट में मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे लिखना है, सही है बच्चे, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। बात समझ में आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेस का मैटर है, मैं यहां पर आप लोगों को देख रहे हैं किस तरह लिख रहा हूं, आप लोग इस चीज को जो है यहां मेंशन करेंगे जब आप प्रॉपर फेयर वर्क करेंगे, तो इस तरह से। अब इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे हेड्स, और इसके आगे एक ऐसा छोटा सा एरो बना देंगे क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं, और ये चीज आएगी इस जगह पर, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा हेड्स और ये चीज आगे ऐसे। तो सबसे पहले आपका है ग्रोसरी। ग्रोसरी का मैं शॉर्ट में, देखो यहां पर आप पूरा पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में आपके लिए जी बना देता हूं ग्रोसरी का। अब ग्रोसरी का कितना जा रहा है प्यारे बच्चे, 4000 रुपए। तो ग्रोसरी का 4000 रुपए जा रहा है, तो यहां से लेकर के एक रफ फिगर है बेटा, ये इस तरह से आप जो है 4000 रुपए ग्रोसरी कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, चाहे तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं जी बना करके, या आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं ग्रोसरी, ठीक है। इसी तरह से फिर आप जाएंगे रेंट पर, तो रेंट का कितना है 5000 रुपए। तो रेंट आपने यहां आर बनाया और यहां से लेकर के 5000 रुपए यहां आ रहा है, तो आपका ये सिंपल बार ग्राफ बनाना है। तो इस तरह से रेंट का आपका हो गया 5000 रुपए, क्लियर है। उसके बाद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का जो एजुकेशन है वो भी 5000 है, तो यहां पर हम एजुकेशन के लिए ई बना देते हैं बच्चे, क्या बना रहे हैं, ई बना दे रहे हैं। तो इस हिसाब से ये भी 5000 का ही जा रहा है। तो आपने यहां पर कर दिया एजुकेशन, ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर नेक्स्ट रहेगा 2000 रुपए मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए एम से डिनोट कर दिया, और इसका ग्राफ यहां तक रहेगा तकरीबन 2000 रुपए, एक रफ फिगर है, आप लोग प्रॉपर बनाएंगे। तो ये आपका आ गया बच्चों मेडिसिन का, कौन सा आ गया, मेडिसिन का मैंने शॉर्ट में एमएडी कर दिया। मेडिसिन के बाद फ्यूल में भी 2000 रुपए जा रहे हैं उनके, जो एक फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर एफ फ्यूल से हो गया। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो है आपका ये फ्यूल हो गया। फ्यूल के बाद में हमने बात की एंटरटेनमेंट की, एंटरटेनमेंट के लिए हम यहां पर ई से ई एन से डिनोट कर रहे हैं, और ये आपका 1000 रुपए जा रहा है, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ ई एन में बना ही चुका हूं, तो आपका ये ई एन टी कर देते हैं यहाँ पर इस जगह शॉर्ट में, ठीक है बच्चों, एंटरटेनमेंट। इसके बाद लास्ट जो है मिसलेनियस का आप एम से डिनोट करेंगे, तो वो भी बेटा आपका जो है 1000 है। तो इस तरह से यहां से लेकर के यहां तक आपका मिसलेनियस चला जाएगा, यानी जो मैंने एम से डिनोट किया है, ठीक बात है बच्चों। इस तरह आप लोग को ये सारा ग्राफ बन गया, क्लियर। ये आपका एक्सिस से वाई एक्सिस हो गया। बस इतना याद रखना है कि स्केल से बनाएंगे, साफ साफ बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, ये चीज आपको याद। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ग्राफ बना देंगे तो आप लिखेंगे स्केल इज टू, यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे आपने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 रुपीज। क्या लिखेंगे बच्चे, 1000 रुपी, क्लियर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 रुपी। ये आपका ये क्वेश्चन तैयार है, सबका क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
आपके पास में हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। जैसा मैंने अभी पीछे एक ग्राफ बनाया, आप लोगों ने देखा उस ग्राफ को किस वे में बनाया गया, इसी तरह से हिस्टोग्राम के लिए भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करें। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर सीरीज जो होती है क्लास इंटरवल की वो कंटिन्यूअस होती है, उसमें जो ग्राफ की जो बिल्डिंग्स ही आपको रेक्टेंगल बने हुए देखें वो आपके बैक टू बैक एक दूसरे से टच करके बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनेंगे। ठीक है, ये चीज बस हिस्टोग्राम में ये फर्क रहता है। और हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जो वो रेक्टेंगल का शेप लेता है हिस्टोग्राम में, तो उसके मिड पॉइंट से जो हम ज्वाइनिंग करेंगे वो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है अगर हम फ्री हैंड से करते हैं, और वही चीज स्केल से रख करके करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। ठीक है, तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू द गिवन डेटा। वेट आपको दे रखा है किलोग्राम में बच्चों, तो आपको वेट दे रखा है कितना किलोग्राम में, 30.5 है। 30.5 से लेकर के 35.5 तक, और उसके बाद 35.5 से 40.5 तक। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका अपर लिमिट है वो इसका लोअर लिमिट है, जो इसका अपर लिमिट है वो इसका लिमिट है। इस हिसाब से बच्चों ये कंटिन्यूस सीरीज है, तो ये कंफर्म है कंटिन्यूस सीरीज है, तो हिस्टोग्राम आसानी से बन जाएगा। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहां देखता हूं तो मेरे पास में ये क्या चीज है, वाई एक्सिस, और ये जो है आपका तकरीबन एक्स एक्सिस जा रहे हैं। अब एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा वो आप शो करेंगे वेट इन किलोग्राम। क्या शो करने वाले हैं बच्चे, वेट इन केजी, ये बात आपको याद है। इसी तरह से एक्स वाई एक्सिस के अंदर आप क्या शो करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां क्लियर ये है। अब आपके पास में जो वेट आपको नजर आ रहा है वो है 30 से 35। तो जीरो के बाद में जब डायरेक्टली अगर 30 आता है, एक चीज मैं यहां बताऊंगा, जो यहां पर एक एक्स्ट्रा आपको पॉइंट लेना होगा जो कहलाता है किंग, जिगजैग लाइन जो होती है किंग। किंग तब बनता है कि जब स्केल आप देखेंगे कि जीरो के जस्ट बाद जंप कर रहे हैं और बाकी आगे की जो चीजें उनका बराबर हाइट है। 30.5 से लेकर के 35.5 तक का कितना गैप है, 5 का गैप है। इसी तरह इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का। लेकिन जीरो के बाद जब हम इस पर आ रहे हैं बच्चे, तो यहां थोड़ा सा फर्क है। और इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं बता देता हूं, हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां से लाइन को बनाऊंगा, एक हम किंक बनाते हैं, और वो किंक जो है एक जिगजैग लाइन वाला पोर्शन होता है। यानी जब कभी भी ऐसे करके हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये कब बनता है बच्चे, ये तब बनता है जब जीरो के बाद डायरेक्ट ज्यादा गैप हो, क्योंकि जीरो के बाद पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है 30.5, फिर दूसरा इसका कहां तक जा रहा है 35.5, और 35.5 से कहां तक जा रहा है 40.5, 40.5 से कहां तक जा रहा है 45.5, और 45.5 से कहां तक जा रहा है 50.5, और 50.5 से कहां तक जा रहा है बच्चों 55.5, और इसी तरह से 55.5 से आपका लास्ट जाएगा अब जरा देखना आप लोग, यहां जो लास्ट रहेगा वो 60.5, और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो इस तरह से ये डेटा आपके सामने नजर आ रहा है, वेट किलोग्राम में ऐसे चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से चल रहे हैं। तो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हिस्टोग्राम। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी बच्चे जीरो के बाद ऐसा ले लेते हैं, तो वहां एग्जामिनर आपके ग्राफ को, हिस्टोग्राम को कट कर देंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है, जितने बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ ये किंग इसलिए बनेगा कि जीरो के बाद डायरेक्ट जंप कर रहा है, उसके बाद बाकी सारा का सारा हाइट इक्वल है, क्योंकि 5-5 का गैप सब में है, लेकिन जीरो के बाद 30 का गैप है तकरीबन, है ना। तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब 30.5 से फिर 35 पॉइंट तक कहां 9 तक जा रहा है, लेकिन इसका डेटा देखो जरा आप, यहाँ टोटल 36 है, लेकिन यहां से हाईएस्ट जो जा रहा है वो 15 तक जा रहा है, हाईएस्ट जो जा रहा है। तो मैं 1 सेंटीमीटर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 2 रखूंगा, ताकि ग्राफ मेरा इसके लिमिट में कवर हो जाए। तो मैंने 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पर 2 रखे, दूसरे सेंटीमीटर 4 कर दिए, तीसरे सेंटीमीटर पर 6, चौथे सेंटीमीटर पर 8, पांचवें सेंटीमीटर पर 10, छठे सेंटीमीटर पर 12, और सातवें सेंटीमीटर पर 14, और आठवें सेंटीमीटर पर 16, और हाईएस्ट हमारा बच्चों आप लोग देख रहे हैं कितना जा रहा है 16 ही जा रहे हैं, है ना, 15 जा रहा है, इसके आसपास है। तो 30.5 से 35.5 तक 9 जा रहे हैं, 9। तो जब आप 9 को बनाएंगे, ये चीज यहां से हटेगी, ये चीज गैप छोड़ा जाएगा, 9 तकरीबन यहां से आएगा बच्चे, कहां से आएगा, यहां से, ये जो आपने बीच में देखा, यहां से लेकर के इस तरह से ये आ गया। अब इसी तरह से 35.5 से, क्योंकि ये अगले वाले का लोअर लिमिट है, तो यहां से ज्वाइन किया जाएगा, वो 6 है। तो 6 बेटा कहां से आएगा, ये वाली लाइन एक बनी हुई है पहले से, तो इस तरह से आपने बना दिया, क्लियर। इसी तरह से 40.5 से लेकर के 15 जाएगा, तो यहां 45 तक जाएगा 15। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपका इसके बीच में आ रहा है, और यहां से लेकर के
आपने इस तरह से ये ग्राफ बनाया। क्लियर है? बिल्कुल सबका समझ में आ रहा है? अब ये थोड़ा रफ फिगर है, 45.5 से लेकर के 50 तक में 3 जा रहा है, तो 3 जो आएगा वो 2 और 4 के बीच में आएगा बच्चों। तो इस तरह से हमने ये एनालाइज किया, यहां पर तकरीबन आपका 50.5 तक जाएगा और इसके बाद 50.5 से लेकर के 55.5 तक 1 जाएगा। तो यहां जो है 1 जो है वो 1 0 और 2 के बीच में आएगा, तो इस तरह से इसका हाफ हो जाएगा और उसके बाद में 55 पॉइंट से लेकर के 60.5 तक में 2 जा रहा है, तो 2 आपको नजर आ रहा है वो यहां पर है। क्लियर? इस तरह से ये आपका एक कंप्लीट हिस्टोग्राम बनकर के तैयार हो गया। तो इससे पता ये चला इसके अंदर ये कॉन्टिन्यूस एक दूसरे से जितने रेक्टेंगल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह से इसको बनाते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात ये है कि इसमें स्केल आप क्या लिखेंगे बच्चे? स्केल आप लिखेंगे, जो बच्चे अभी हैं बिल्कुल शांत बैठे, स्केल अभी लिखेंगे कि यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ये बात जरूरी है ताकि एग्जामिनर को आप बता सकें कि आप स्केल यहां पर क्या ले रहे हैं, ये आपको जरूरी लिखना है। ठीक है? बारग्राफ में भी हिस्टोग्राम में। अब ये हो गया आपका सारा का सारा हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम पूछा 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर यहाँ आ गए। कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगे, मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के किया है, वरना ये 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं कि अगर इसी के साथ में आपसे मान लीजिए यहाँ कहते हैं ड्रॉ हिस्टोग्राम, बल्कि ये ना कह करके इसी फॉर्मेट पर, यार सुनना ज़हीब सुनना, ये ना कह करके हिस्टोग्राम बनाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी कर्व, तब आप क्या करते हो, डेटा पूरा सेम होता है। तो कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने बोला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने बोला, 2 बातें। जब फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करेंगे बच्चे, तो यहां हिस्टोग्राम का ही वो एक बड़ा भाई है कह सकते हैं, डेटा पूरा का पूरा यही रहेगा, सब कुछ एज इट इज बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, स्केल ऐसे आएगा, सब कुछ स्केल आप अपनी मर्जी। बस जब फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाएगा तो इसका मिड पॉइंट जो है, अब देखो ये इसके बीच में जो आएगा यहां मिड पॉइंट आएगा ना बच्चे, ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो लोग वीडियो देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट बनेगा, ये इसका मिड पॉइंट बनेगा, ये इसका मिड पॉइंट बनेगा, ये इसका मिड। तो जब अगर हिस्टोग्राम नहीं होता क्वेश्चन में, डेटा पूरा का पूरा ये होता शायद का, तो वहां हम क्या करते सादिका, इन सबके सेम चीज बनाने के बाद इन सबके हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल है इसके मिड पॉइंट पॉइंट आउट करते पेंसिल से डार्क करके, जैसे मैंने किया है। उसके बाद फ्री हैंड से अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे और यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये बन जाएगा बच्चे फ्रीक्वेंसी कर्व। लेकिन अगर मैंने यही चीज इसी जगह पूछ लिया जाता, यही सारे डेटा के साथ में, कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको स्केल से मिलाकर के मिड पॉइंट भी बिल्कुल नाप के रखने और स्केल से मिलाकर के रखने, लाइन बिल्कुल, वही चीज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आ जाएगी। दैट्स इट। तो 2 नई चीजें आप लोगों ने यहां सीखी। बात क्लियर? ये क्वेश्चन सबका क्लियर है? रेहान, जहीब, अयान, सारे गर्ल्स और बॉयज का ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपसे कहा गया है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द 3rd साइड एंड हाफ ऑफ इट। अब ये चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द 3rd साइड एंड हाफ ऑफ इट। जैसा कि मैंने फिगर बनाया है और गिवन में लिखा है डी एंड ई जो है मिड पॉइंट है किस किसके, ए बी, यानी ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी लाइन का, और एफ मिड पॉइंट है बच्चों ए सी लाइन का। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि डीई जो है, यानी डीई लाइन जो है, यहां पर जो मैंने बताया आपको कि इसके अंदर, सॉरी ई एफ लाइन, मैंने डीई लिखा है बल्कि इसको ई एफ लिखें, ठीक है, इसको EF लिखें तो ज्यादा आसान रहेगा। EF लाइन पैरेलल है किसके, BC लाइन के, और जो DE वाला पार्ट है, अब DE की शक्ल में लिखा गया, बल्कि इसको भी हम लिखेंगे EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, वो क्या किया है कि यहां से इसके एक पैरेलल और इक्वल लाइन खींचा है, CD इज पैरेलल टू AB एंड CD इज इक्वल टू AB। हमने ये एक कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रखा है। जब आपने देखा कि यहां पर जो है जो ये वाली लाइन है इसका मिड पॉइंट F बन रहा है, और इस लाइन का मिड पॉइंट E बन रहा है, और इस लाइन का मिड पॉइंट भी F बन रहा है। एक बात यहां, अगर मैं यहां पर प्रूफ के अंदर इनको ट्राइंगल वाइज लेता हूं, तो मुझे नजर क्या आ रहा है कि इन ट्राइंगल AEF, कौन सा ट्राइंगल है, AEF, एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CDF। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों,
सी डी एफ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यहां पर नजर आ रहा है कि भाई ए ई एफ और सी डी एफ। तो एक चीज यहां नजर आती है कि ई एफ इक्वल होगा बच्चे किसके, डी एफ के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इस वाली पूरी लाइन का एफ मिड पॉइंट जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एफ इज द मिड पॉइंट। क्या है? एफ इज द मिड पॉइंट। एक बात। दूसरी बात यह रहेगी कि यहां पर आपका ये वाला मिड पॉइंट इसका है, तो ए बराबर किसके बच्चे, बीई के। लेकिन मैंने अभी बताया कि ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल भी है और इक्वल भी है बाई कंस्ट्रक्शंस, तो इसलिए कि जो इसका हाफ है वो इसके हाफ के बराबर होगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं ए इज इक्वल टू सी डी। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखो ए इज इक्वल टू ये वाली लाइन और किसके इक्वल है, सी डी के। क्यों इक्वल है बच्चे? क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शंस। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये इसका मिड पॉइंट है, जाहिर है कि ये इस लाइन के पैरेलल और इक्वल है, तो इसका मतलब इसका आधा भी इसके आधे के कहीं पर भी ऊपर या नीचे कहीं पर भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि हाफ ऑफ इक्वल लाइन, हाफ ऑफ इक्वल, जो इक्वल थे आपस में, जो इक्वल लाइन थी उनका आधा भी आप इक्वल हो जाएगा। एक बात। तीसरी चीज क्या आ रही है? तीसरी चीज अगर देखेंगे तो यहां पर आपके सामने एक लाइन ये हो गई। अब अगर जब आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन देखेंगे और इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन देखेंगे, तो आपके पास में ए एफ जो है वो इक्वल होगा बच्चे सी एफ के। तो यहां पर कहेंगे एफ इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये गिवन था एफ इज द मिड पॉइंट, और एफ मिड पॉइंट इस वाली का भी था, तो हम कह सकते हैं यहां पर एफ इज द मिड पॉइंट। क्लियर है बच्चों? तो यहां हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये तीन चीजें आ गई, तो हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ, सॉरी उसका नाम क्या था, सी डी एफ। तो सी डी एफ किससे है भाई? बाई एस 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 क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया से है ये? एस 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 क्राइटेरिया। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इन ट्राइंगल की बची हुई साइड्स, बचे हुए एंगल सारे आपस में इक्वल होंगे। एक बात ये समझ में आती है। तो इससे सीधा सीधा ये समझ में आता है कि अगर इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही है तो इसकी ये साइड इसके भी इक्वल होगी, और ये पूरी साइड पैरेलल थी तो इसके भी पैरेलल हुई। तो इस हिसाब से समझ में आता है। और ये वाली पूरी साइड जब क्या है, यहां से यहां तक अगर जाते हैं तो कंप्लीट साइड होती है, वो इसके पैरेलल और इक्वल जा रही है। तो इस हिसाब से समझ में आ रहा है कि यहां पर बीसीडी जो है, मैं कह सकता हूं कि बीसीडीई जो है वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। बीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एक बात याद है, जब बीसीडी पैरेललोग्राम बन रहा है, लेकिन मुझे जो रिक्वायरमेंट है इस वाली साइड की, क्योंकि ये एफ मिड पॉइंट था, एक बात ये हो गई, तो मैं यहां पर इस बात को कह सकता हूं बीसीडी पैरेललोग्राम होने की वजह से कि डी लाइन जो है या ईडी लाइन जो है, बच्चों देखना गौर से, ईडी लाइन जो है वो पैरेलल हो रही है किसके बच्चों? बीसी के। लेकिन ईडी का हाफ कितना है? ईडी का हाफ क्या होगा बच्चों? ईडी, हाफ ऑफ ईडी कितना होगा, बोलो जल्दी। ईडी का हाफ क्या होगा? ईएफ। ईडी का हाफ क्या होगा? ईएफ। और मुझे जो रिक्वायरमेंट है हाफ की, तो मैं कह सकता हूं जब पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इसका हाफ भी तो सामने वाले के पैरेलल होगा। तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं बच्चों कि ईएफ जो है वो पैरेलल है, यानी ईएफ जो है हाफ है किसका? ईडी का। तो ईएफ, अगर ईडी पूरी लाइन बीसी के पैरेलल है तो ईएफ जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। एक बात। और दूसरी बात बच्चों इसके अंदर ये निकल कर आ रही है कि ईएफ जो है वो हाफ है किसका? ईडी का। और ईडी किसके इक्वल था? बीसी के इक्वल था, क्योंकि बीसीडी पैरेललोग्राम बन गया था। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो मैं कह सकता हूं ईएफ इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों। क्लियर? बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि फिगर सही। क्वेश्चन नंबर यहां 11 तक हमने कर लिया है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर जो बच्चे अभी खेलो तफरी में है, जरा फोकस करिएगा, क्योंकि अभी तक हंसी मजाक में जो हैं या किसी अपने घर के आसपास में घूम रहे हैं, मेंटली यहां प्रेजेंट हो जाओ, पहली बात। अब ये जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम से, जो पेपर ये वाला हम पीरियोडिक टेस्ट जो सॉल्व करा रहे हैं 2023-24 का है, और इस पेपर के अंदर आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम और आपका प्रोबेबिलिटी स्टैट्स आ रहे, सॉरी स्टैट्स आ रहा है, और उसके अलावा यूक्लिड्स आ रहा है, और एक और चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। तो फिलहाल ये जो है क्वेश्चन आपका सरफेस है वॉल्यूम से। तो इस क्वेश्चन में कहा है बच्चों, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर
ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। यानी मेटेलिक स्फीयर शेप में एक शॉर्टपुट है जो आपको दिखता है। आप लोगों ने अपने स्कूल में उसका गेम भी खेला होगा, इस तरह से यहाँ शोल्डर पे रख के उसका कुछ इस तरह हिसाब होता है, ऐसे एक सर्कल बनाया जाता है, एक डिस्टेंस तक फेंका जाता है, फिर लेंथ नापी जाती है कितना आपने कवर किया है। तो इस तरह वो एक गेम की शक्ल में है। तो वो एक आपका मेटेलिक स्फीयर है। शॉर्टपुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं कि इफ द डेंसिटी, यहां इसका डेंसिटी जो है इस मेटल का 7.8, डेंसिटी कितना है प्यारे बच्चों, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना। अब कह रहे हैं कि एंड द मास ऑफ द शॉर्टपुट, तो आपको मास निकालना है बच्चों। तो इसका मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको मास निकालना है। तो असल में जब कभी भी मास की बात आती है अब्दुर्रहमान, तो वहां पर जो है वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पहले वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि मास निकालने के लिए वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए आप सब जानते हैं कि स्फीयर का शेप है। तो आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या मेटेलिक बॉल ऐसे कह सकते हैं, ये आपका वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल है। तो इसका क्या होता है अब्दुर्रहमान, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 अपनी जगह रहेगा, पाई की जगह पर आपका 22/7 या 3.14, आर की जगह पर 4.9 इंटू 4.9, अयान सुन रहे, इंटू 4.9। पॉइंट हटाएंगे बच्चों 10, पॉइंट हटाएंगे 10 और पॉइंट हटाएंगे 10। यहां पर 7 1 जा 7 7 जा 49। उसके बाद आपके पास में यहाँ जी 10 और 4 के कॉम्बिनेशन में जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि आसानी ये रहेगी कि 10 को छोड़ दें आप, तो अगर 3 से जहां तक कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है। ऊपर जो वैल्यू बन रही है बच्चों 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, जब आप फर्दर इसको इससे कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे सॉल्व करके बताएं जल्दी से, विद इन अ मिनट। कौन करेगा फास्ट? आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ, यान करो, सारे बच्चे करो। ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है, नीचे वाली वैल्यू क्या आ रही है, बताओ। तो इसको जल्दी से करना है विद इन अ मिनट। 49 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2401। क्या होता है 2401, ठीक है। हाँ, जो अभी हमने वॉल्यूम निकाला है इसका, वो 493 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। अब यहाँ आपको मास निकालना है, और मैंने बताया कि मास निकालने के लिए डेंसिटी गिवन है, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपका कितना है, वॉल्यूम आपका है 493 इंटू डेंसिटी है 7.8। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ रहा है, तो 3845.44 ग्राम। लेकिन जब अगर आप इसको किलोग्राम में करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। राइट साइड से 3 नंबर का पॉइंट जाएगा, तो 3.85 आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये आपका इतना किलोग्राम। एक आंसर किलोग्राम में ये रहेगा, ग्राम में रहेगा। तो आपका इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा जो आपके डाउट हैं वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका OLF का एक बच्ची का भी रिसेंट टेस्ट हुआ है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, और हमने भी ये बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मुमकिन है ये कल के पेपर में आने वाला है। मैंने बताया था कि डायमीटर ऑफ द मून और अर्थ वाला जो कंसेप्ट है, ये मैंने आपको अभी रिसेंट 2 दिन पहले कराया, और मैंने इंपॉर्टेंट में बताया था ये डेफिनेटली आ जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगली एक्सरसाइज में एक और रेशियो वाला है, या ये आएगा या वो आएगा, कंफर्म इंशाल्लाह। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं एक्सरसाइज 11.2 से, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इस सेंटेंस के स्टेटमेंट से, इस क्वेश्चन से आप क्या जज कर रहे हैं कि हमें किसका डायमीटर पहले लेना चाहिए? मून का डायमीटर जो है वो तकरीबन 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। तो हमें क्या करना है, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ के डायमीटर को बच्चों हम क्या मान रहे हैं, बी एक्स या बी कैपिटल आर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मैंने यहां पर कहा एंड द डायमीटर ऑफ मून का जो डायमीटर रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा r/4, क्योंकि इसका 1/4 है। तो इसलिए जिस चीज का 1/4 है हमें उसका डायमीटर पता होना जरूरी है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी पॉसिबल कि ये कल के पेपर में आने वाला। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर ये पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन नहीं था तो कल के पेपर में रखा हुआ है और अच्छे से पढ़ लो, छाप देना, ठीक है, आ जाएगा पक्का इंशाल्लाह। अब सुने तो यहां पर बेटा सुनो जरा, अब यहां पर क्या बोल रहे थे, जरा पॉइंट पर आते हैं बच्चों, बात नहीं सुन लीजिए। यहां कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। तो बेटा पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि अर्थ किस शेप में है, स्फीयर में है, तो हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया आपके पास में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना था, ये वाला, ये हो गया। अब अगर मैं करता हूं प्यारे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मैंने लिखा है, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको रिपीट करूंगा। एक्चुअली स्फीयर के शेप में अर्थ है तो पहले हम ले रहे हैं अर्थ का, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहां पर ले रहे हैं मून का। अब यहां जो है ये भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका आर क्या बनने वाला है, अब देखो एक बात ये डायमीटर था, मैं आ रहा हूं पॉइंट पर, ये क्या था, डायमीटर था। यही बात मैं, क्योंकि किसी ने ये बात कही नहीं, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां हमने जो आर लिखा है सारे खामोश थे, है ना, लेकिन इस बात को जज करके बैठे कि ये डायमीटर था तो भाई ये रेडियस जो होगा 2 से डिवाइड करना 4 पाई आर स्क्वायर। अब सही फॉर्मेट में आया, बात समझ में आई, तो जरा फोकस करके बैठे। 4 पाई आर स्क्वायर, अब ये क्या है, आर बाई 4, तो भाई इसका रेडियस जो बनने वाला है आर अपॉन 8 का स्क्वायर। अब 8 कैसे बना, सीधा सीधा है कि इसका रेडियस बनेगा, इसका हाफ होगा आर अपॉन 2, और इसका रेडियस बनेगा, ये किसका, अर्थ का है, और मून का रेडियस कितना बनेगा प्यारे बच्चों, नीचे 2 से डिवाइड होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, आर बाई 8 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस तरह से इसका स्क्वायर के दोनों के सरफेस एरिया गए। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, किसका बोला है, ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसका रेशियो लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए अयान क्या करेंगे, यहां जरा गौर से देखिए, ये लिखा है 4 पाई आर अपॉन 8 का स्क्वायर इज टू 4 पाई आर अपॉन अब्दुर्रहमान 2 का स्क्वायर। तो 4 से प्यारे बच्चों 4 से यहां पर जो है आपके पास में 4 जाएगा, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, क्या बच रहा है, जरा गौर से देखो, आर का स्क्वायर अपॉन 64 इज टू आर का स्क्वायर अपॉन 4। अब ध्यान दो इस बात पे, स्क्वायर लगा दिया, ध्यान दो कि इस टू की शक्ल में, तो जाहिर है कि डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो मैं करूंगा आर स्क्वायर अपॉन 64 इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब इस केस में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया और 4 1 और 4 1 4, और यहां पर कितना आएगा बच्चों, 4 6 24। फाइनली आपको यहाँ 1, तो आपका जो रेशियो बन रहा है प्यारे बच्चों वो 1:16 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, पॉज करना। यस, अब जो अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने वो है 11.4 एक्सरसाइज से, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी हमने पीछे किया। मून और अर्थ के डायमीटर निकाल, मतलब उसका सरफेस एरिया निकाल करके वहां पर हमने उसका रेशियो बताया। इसी तरह से यहां पर वॉल्यूम की बात की जाएगी। डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, सॉरी, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी अर्थ के वॉल्यूम से मून के वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शन बनेगा। यहां वॉल्यूम हो गया, चीज वही है। तो यहां आपको डायमीटर, मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। तो मैं ऐसे ही करूंगा, आपके याद हो जाएगा आपको, लेट द डायमीटर ऑफ, पहले किसका लेंगे, अर्थ का। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी, यहां पर मैंने आर की शक्ल में लिया, एंड द डायमीटर ऑफ मून विल बी इक्वल टू आर अपॉन 2। सही है, सॉरी आर अपॉन 4, क्योंकि 1/4 है ना, आर अपॉन 4। तो जाहिर है कि इसका रेडियस जब बनाएंगे बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ बनाएंगे तो r/2 जाएगा, और रेडियस ऑफ मून बनाएंगे तो r/8 जाएगा। इतनी बात क्लियर सबकी। अब इसके अंदर अगर मैं यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो अर्थ स्फीयर के शेप में है तो 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर, आर अपॉन 2 का क्यूब। इसी तरह से यहां हम करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ मून, तो मून का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 4/3
पाई आर क्यूब। तो आर कितना है, आर बाई 8 का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो आप करने वाले हैं यहाँ पर रेशियो इन दोनों का, तो मून के रेशियो से आपका, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि यहाँ आपको क्या करना है, 4/3 पाई आर अपॉन 8 का क्यूब बच्चे इस टू किसके अकॉर्डिंग, 4/3 पाई आर अपॉन 2 का क्यूब। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस तरह से करना है। अब यहाँ 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है आर क्यूब अपॉन 8 का होगा 512। अब ये इस 2 का साइन है, फिर उसके बाद आर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब होगा बच्चों 8। तो यहाँ जब हम चेंज करेंगे, क्योंकि जाहिर इस 2 का मतलब ये डिवाइड में जा रहा है, तो चेंज करेंगे, तो आर क्यूब अपॉन 512 यहाँ इसके बाद में इज इक्वल टू सॉरी n2 लग करके 8 अपॉन आर क्यूब जाएगा। तो आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, 8 1 जा 8 और 8 64 टाइम्स में ये जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो रेशियो जाएगा 1:64 जाएगा। या ये क्वेश्चन या पीछे वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से कल के टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन रखा हुआ है। दोनों आसान हैं, दोनों का पैटर्न सेम है, बस वहां सरफेस एरिया था, यहां वॉल्यूम है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आगे बात? बच्चे ने 8.1 से पूछा है, 8.1 क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन भी आपके कल के पेपर में आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एसी एक डायगोनल है और जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। कोई भी डायगोनल या कोई भी लाइन किसी एंगल को जब बाइसेक्ट करते हैं मध्य, तो वो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में बांट, कहने का मतलब है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। और दूसरी बात, जब एबीसीडी को पैरेललोग्राम कहा गया है तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं और उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि आपको प्रूव करना है कि एसी जो है कहीं ना कहीं एंगल 3 और एंगल 4 को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहां सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे प्रूफ के हिसाब से ये चीज अगर मैं देखता हूं तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 किया जाएगा और एबीसीडी को एक रोम्बस प्रूफ किया जाएगा। अब इतना तो क्लियर है कि एबीसीडी इसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल कर दूं तो आपस में ये सब साइड इक्वल हो जाएंगे, जिसके बिहाफ पे ये रोम्बस हो जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या काम करना है कि ये वाले इस एंगल को इसके बराबर करने के लिए हमें ये करना है कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, एक बात जरा ध्यान से देखना बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू, बच्चों सादे सुनिएगा, इज पैरेलल टू सी डी, पहला स्टेप। एंड ए सी अयान, ए सी इज अ, ए सी क्या है बच्चे, ए सी एक ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। मैं आपको फिगर को अलग से दिखाता हूं, ये लाइन ये रही, ये लाइन ये रही, एक पैरेलल है। अब ये वाला एंगल कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा बच्चे। तो इसका मतलब 1 बराबर होगा 4 के, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। ये इसी तरह से आप यहां पर देख रहे हैं कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। एक बात लेकिन हमें इसके अलावा एक चीज और कही गई है कि यहां एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये हमें गिवन था बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये बात हमें गिवन है और इस चीज को हम मानते हैं, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन करेंगे तो 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, लेकिन 1 और 2 आपस में बराबर है, तो कौन कौन से बराबर हो गए, 4 इज इक्वल टू 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप जज कर रहे हैं सही से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपके पास में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और बच्चे इस बात का मतलब है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल, बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल। तो यहां पर एक फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया बच्चों, जो मैंने आपको बताया। अब इसके जो सेकंड प्रूफ के अंदर हमें ABCD को बच्चों रोम्बस प्रूफ करना है, बस 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ये जानते हैं कि 1 जो है वो 2 के बराबर है और 3 जो है वो 4 के बराबर है, लेकिन एक चीज और आती है सामने कि हम ये भी जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल पर। अब हमें क्या ऐसा करना चाहिए, अगर मैं ट्राइंगल ABC लेता हूं तो क्या मैं 1 को 3 के बराबर कह सकता हूं? ABC और ADC की बात कर रहा हूं मैं आप ही लोगों से, ज़हीब सुनिए बेटा, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि अगर मैं ट्राइंगल ABC लेता हूं तो उस केस में क्या एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो रहा है?
एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो रहा है या करना पड़ेगा पहले किसी तरह से, ये बात जरा मुझे क्लियर करिए। एंगल हो तो जाएगा, जो 1 है वो 2 के बराबर है। यस, यही पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। बाकी जो बच्चे बैठे हैं गुमसुम से, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया करो, फोकस किया करो, चीजों को कम्युनिकेट किया करो। यहां मैं कह रहा हूं कि 1 2 के बराबर है। देखो सुनो, 1 ध्यान से देखो, 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? इस इक्वेशन के हिसाब से 1 3 के बराबर भी हो रहा है, जैसा कि मैंने 3 4 के बराबर किया है। तो अगर मैं यहां देखूंगा बच्चों 1 और 2 के बराबर, ये एक गिवन था, ध्यान से देखते रहिएगा, और एंगल 1 4 के बराबर भी है तो 2 4 के बराबर भी होगा, एक बात। और ऐसे ही एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है तो 2 3 के बराबर भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है बच्चे? इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर हमने ये एनालाइज किया कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये चीज लिख सकते, फ्रॉम इक्वेशन आ दिया फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? ये मैंने कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखाया, क्लियर है ना सबका? अब 1 जब 3 के बराबर है, आप जब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएं तो क्लास 9 की चैप्टर नंबर 7 की एक 7.1 है, जब जिस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल। 1 के सामने ये वाला साइड बच्चे और 3 के सामने ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि ए बी बराबर है बच्चों, किसके बराबर है? BC के। दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल बच्चों दूसरा वाला लेंगे ACD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ACD ट्रायंगल के अंदर अगर जाएंगे तो इसके कंपैरिजन में जो मैंने बताया 1 2 के बराबर है तो 2 3 के बराबर, और ऐसी 1 2 के बराबर है तो 1 4 के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि 2 जो होगा वो भी 4 के बराबर बच्चे होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जब आप इस वाले ट्रायंगल में आते हैं बच्चे, ACD की ट्रायंगल में आते हैं तो 2 और 4 के बराबर, 2 और यस मैं बात कर रहा था कि थर्ड इक्वेशन आपके सामने AB बराबर BC जैसा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, फोर्थ इक्वेशन आपके सामने AD बराबर CD इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये थ्योरम कौन सी थी बच्चों? ये थ्योरम थी थ्योरम 7.1। सिमिलरली ये वाला भी थ्योरम कौन सा था? 7.1। क्लियर? अब लेकिन मैंने ये फिफ्थ इक्वेशन जो बनाया है वो किस तरह है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, तो इसलिए यहां पर जो है जब आप थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को कंपैरिजन में लाएंगे तो ABCD रोम्बस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सभी साइड यहां पर इक्वल हो जाएंगे। क्लियर?